1913 में नील बोहर्स ने कुछ एजम्पशंस दिए जिसको पोस्टुलेट्स बोलते हैं, और उसने कहा कि अगर ये एजम्पशंस को हम फॉलो करें तो एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो सकती है। और दूसरी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जो रदरफोर्ड मॉडल की शॉर्टकमिंग थी कि भाई जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी और वो न्यूक्लियर में कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस में। तो अगर इन चार पोस्टुलेट्स को अगर हम एज्यूम कर लें, पोस्टुलेट्स मतलब एजम्पशंस दी बोहर ने 1913 में, तो बोला कि इनको अगर हम एज्यूम कर लें तो इन शॉर्टकमिंग्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। कौन सी थी पहली थी कि इलेक्ट्रॉन्स, पहली वही थी जो रदरफोर्ड ने भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ठीक, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड, ये न्यूक्लियस अगर है पॉजिटिव चार्ज तो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, दिस रिवॉल्व अराउंड हाइड्रोजन। बेसिकली ये हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम किसका, ये हाइड्रोजन के लिए था, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता था। तो उसके लिए बोहर ने जो है ये चार पोस्टुलेट्स दिए थे कि ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। सेकंड पोस्टुलेट क्या था कि ये इसलिए कोलैप्स नहीं होता, इसकी एनर्जी इसलिए कम नहीं होती जाती, एक्सेलरेटेड तो है क्योंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेटेड है, लेकिन कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है, एनर्जी तो कम होनी चाहिए मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से। तो उसने बोला कि ये कुछ ऑर्बिट्स होते हैं, स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, इन ऑर्बिट्स में जब, और इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में जब मूव करता है तो उसकी एनर्जी क्या है, इन दी स्पेशल ऑर्बिट्स उसकी एनर्जी जो है वो कम नहीं होती, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है फिर भी एनर्जी कम नहीं होती जाती उसकी। ठीक, स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, और इनको बोला स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं। स्पेशल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। स्पेशल ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इसको स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम दिया गया, और बोला कि इनमें मूव करेगा तो एनर्जी जो है वो लूज नहीं होती। और थर्ड पॉइंट क्या बोला, इसको फोर्थ भी कई जगह लिखा होता है, थर्ड भी लिख सकते हैं। स्टेशनरी, उसने बोला बोहर ने कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो एंगुलर मोमेंटम एल है, mvr, अब ये r है ना, हम ये मान रहे हैं बहुत हैवी है तो सेंटर ऑफ मास यही है और इसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसके अबाउट, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, ये वेलोसिटी v है, r क्रॉस mv, तो mvr हो जाएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, ये रेडियस मान लो r है। तो दिस एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h, प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, अपॉन 2 पाई। लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो कि ये क्यों होता है। ठीक, और बोला कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये स्पेशल ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया, और इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है स्टेशनरी न्यूक्लियस के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम उसका होता है nh/2 पाई, वेयर n इज एन पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, ये n ऑर्बिट को डिफाइन करता है, फर्स्ट ऑर्बिट में तो n1, सेकेंड ऑर्बिट में तो 2, तो ये होता है। फोर्थ क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट से एक्साइटेड, जैसे एनर्जी ले भी सकता है फोटोन से, और जब हायर एक्साइटेड स्टेट से वो लोअर स्टेट में आता है तो वो फोटोन रिलीज करता है जिसकी एनर्जी कितनी होती है, E2 माइनस E1, और उसकी वेवलेंथ कितनी होती है उस फोटोन की, hc/λ। Lambda is the energy of the photon released when electron comes back from higher excited state to lower excited state। जब, और ये हायर में पहुंचता कैसे है, फोटोन से एनर्जी लेके, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही पढ़ा हमने कि फोटोन से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही फोटोन से एनर्जी ले सकता है, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, और वो एक्साइट हो जाता है हायर एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, तो वो एनर्जी लेके हायर एक्साइटेड स्टेट में 10⁻⁻8 सेकेंड ही रह सकता है, ये भी हम जानते हैं, और वो फिर कम बैक करता है लोअर एक्साइटेड स्टेट में और एनर्जी रिलीज करता है hc/λ, जिसकी वेवलेंथ कितनी है, फोटोन जो रिलीज हुआ उसकी लैम्डा। तो ये चार पोस्टुलेट्स दिए बोहर ने, और इनसे अब इस वाले पोस्टुलेट से क्या है, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम मान सकते हैं कि
जो है वो सॉल्व हुई क्वेरीज कि भाई ये फोटोन रिलीज हो रहा है इसलिए इस एब्जॉर्प्शन वाले की अलग बन रही है, वो लाइंस आ रही हैं, और एमिशन स्पेक्ट्रम जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वो अलग आ रही है। और इससे क्या बना कि स्पेशल वैल्यूज होती हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स में ही घूमता है इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से क्या होता है वो कोलैप्स नहीं करता, न्यूक्लियस में एनर्जी कम नहीं होती जाती उसकी। तो ये स्पेशल केस है, लेकिन इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या थी? अब इसकी मतलब शॉर्टकमिंग्स नहीं, लिमिटेशंस हम बोल सकते हैं। इसकी लिमिटेशंस भी हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो था, ये जो मॉडल बोहर मॉडल है, पहला तो ये है कि ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए है, एटम्स के लिए, ठीक। ये एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी किसको डिफाइन करता है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स किसमें? जिसमें कि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे कि हीलियम प्लस, ठीक, और क्या हो सकता है? बेरियम 2+ हो सकता है, ठीक, और क्या हो सकता है? लिथियम भी हो सकता है। लिथियम हो सकता है कि नहीं हो सकता? लिथियम 2+ होता है, बेरियम 3+ होता है, सॉरी, बेरियम जो है 3+ और लिथियम 2+। अब इनमें क्या है? एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स मतलब ऐसे आयन्स, ये आयन्स है ना जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, तो उनके लिए ये वैलिड था। क्यों? बाकी के लिए क्यों नहीं वैलिड हो पा रहा? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर, एक ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है ना। अगर मान लो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन हो जाएगी, उसको कंसिडर नहीं किया गया है, ठीक है। इस वजह से ये एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए था। तो पहली लिमिटेशन तो यही थी इसकी कि इट ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक, ये वाली। सेकेंड शॉर्टकमिंग क्या थी? इट कुडंट एक्सप्लेन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिट टू बी L इज इक्वल टू NH/2π। इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। तो ये दो इसकी लिमिटेशंस भी थी। किसकी लिमिटेशंस थी? बोहर ने जो ये 4 पोस्टुलेट्स दिए, इसमें लिमिटेशंस भी होगी ना इसकी, या इसकी शॉर्टकमिंग्स भी बोल सकते हैं कि डिफाइन नहीं थे, ये हमें मानना पड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद अब ये जो है 1930 में जाके हम इसको प्रूव कर पाए। जब 1930 में डी ब्रोगली साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या बोला? डी ब्रोगली, ठीक, 1930 एक्सप्लेन सेड, या जो भी है, प्रपोज दैट एनी पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी v हैव वेवलेंथ आल्सो। तो उसने कैसे रिलेट किया डी ब्रोगली साहब ने 1930 में कि जो h/λ है, h/λ इज इक्वल टू मोमेंटम, या मतलब किसी की भी वेलोसिटी होगी तो उसकी किसी भी पार्टिकल की कोई वेलोसिटी है तो उसका वेव नेचर भी है। और रिलेशन क्या दिया गया कि लैम्डा, वो वेव क्या होगी? h/मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। इसको p बोल सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। अगर मोमेंट वेलोसिटी उसकी है, मान लो वेलोसिटी v है, मतलब मोमेंटम mv हो गया, मास m है, तो उसकी लैम्डा, उससे एसोसिएटेड वेवलेंथ क्या होगी? h/mv। अब जो 1905 में एंस्टीन ने बोला था कि मोमेंटम क्या होता है? एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी क्या मानी गई? hν, दैट इज इक्वल टू mc²। तो यहां से फोटोन का मोमेंटम जो था वो कितना माना गया? इज इक्वल टू h/c, hv/v को क्या लिख सकते हैं? c/λ, hc/λ इज इक्वल टू mc²। तो c से c कैंसिल हो गया, तो h/λ इज mc। लेकिन ये तो सिर्फ 1905 में फोटोन के लिए बोला गया था एंस्टीन के द्वारा। लेकिन 1930 में डी ब्रोगली ने बोला कि सिर्फ फोटोन ही नहीं, ये h/λ जो है ये मोमेंटम होता है फोटोन का, तो ये हो गया। लेकिन पार्टिकल की भी वेलोसिटी भी है तो उसका भी एसोसिएटेड लैम्डा ही है, ठीक है। तो ये बोला, तो 1930 में फिर जब ये बोला तो हम इसको प्रूव कर पाए। कैसे प्रूव कर पाए? कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो ये क्या करता है कि वेव नेचर होता है हर एक का, इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर हो गया, क्योंकि कोई भी पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी है उसकी वेवलेंथ है। डी ब्रोगली ने ऐसे बता दिया, प्रूव कर दिया कि h/p उसकी वेवलेंथ भी है। तो अब इसकी जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, ये ऐसे वेवलेंथ होती है, ये वेवलेंथ जो होती है ये स्टैंडिंग वेव बनाती है। और स्टैंडिंग वेव के बारे में हम जानते हैं, ये पूरे का पूरा फिट हो जाती है इसमें
और स्टैंडिंग वेव के बारे में हम जानते हैं कि एनर्जी, स्टैंडिंग वेव की एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती। तो बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी v, it has associated wavelength lambda given by h by mv where mass is the mass of electron। अगर हम पुट करें तो ये जो लैम्डा आता है, ये लैम्डा से इसमें स्टेशनरी वेव बन जाती है, स्टैंडिंग वेव बोल सकते हैं उसको। तो स्टैंडिंग वेव बन जाती है तो इसलिए एनर्जी लूज नहीं होती है और इसीलिए इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर पाता है। तो ये एक्सप्लेनेशन 1930 में आई। अच्छा, इस पे बेस पे आप क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। अब इसके बेस पे कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है क्या जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी से हम उसका वेव नेचर, तो इसका आंसर है कि YDSC एक ऐसा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन के साथ करें तो उसमें भी क्या होगा, स्लिट्स होती है YDSC में, सेम एपरेटस लेंगे जो YDSC का है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके अगर हम करें तो उसमें भी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं। फ्रिंजेस जहां पे ब्राइट होंगी वहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इंटरफियर कर रहे हैं, उनका वेव नेचर है हमारे पास, और जहां पर मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स इंटरफियर करेंगे वहां पे क्या होगा, डार्क फ्रिंज बन जाएगी। और फ्रिंज विड्थ क्या की जाएगी, सेम फॉर्मूला d लैम्डा बाय d। ठीक, तो फ्रिंज विड्थ इज सेम। तो ये जो पार्टिकल का वेव नेचर अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट में देखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकते हैं हम किसमें, YDSC में। ठीक, तो हम देख सकते हैं ये, और d लैम्डा बाय d उसकी क्या है, फ्रिंज विड्थ आ जाएगी। अब इसमें कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ बता दो इलेक्ट्रॉन की एक्सेलरेटेड बाय v वोल्ट्स, फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ बोला गया इसको क्या बोला गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो फाइंड लैम्डा व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू v वोल्ट्स। v वोल्ट से अगर एक्सेलरेट कर दें तो इसकी एसोसिएटेड लैम्डा बता दो। ये क्वेश्चन पूछ लीजिए, कैसे करेंगे। अब एनर्जी क्या होगी, चार्ज इंटू वोल्टेज, और ये काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। काइनेटिक एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, p²/2m, वेयर p इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है, ये हम जानते ही हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोमेंटम स्क्वायर/2m। किसी भी पार्टिकल जिसका मास m है और उसकी वेलोसिटी भी होगी तो मोमेंटम भी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, मोमेंटम का स्क्वायर/2m। तो चार्ज इंटू वोल्टेज इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू v वोल्ट्स। तो अब इसमें क्या है, P निकाल लो। P को क्या लिख दिया मैंने, P को क्या लिख दिया, 2mev। तो P कितना आ गया, दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2mev। ये आ गया P। और P क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम अगर हम देखें डी ब्रोगली रिलेशन क्या कहता है, मोमेंटम इज इक्वल टू h बाय लैम्डा, दिस इज इक्वल टू h बाय लैम्डा। ठीक, अब ये m क्या है, यहां मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू h की वैल्यू लिख दी मैंने 6.63 इंटू 10⁻34 अपॉन में क्या आ गया, ये वैल्यूज लग दी। ठीक है, 2 9.1 10⁻31 kg होता है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक, ये आ गया, और इंटू v आ गया वोल्टेज। अब लैम्डा मुझे किसमें, अगर ये हमारा मीटर में आएगा। ठीक, तो अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में चाहिए मुझे, आर्मस्ट्रॉन्ग में क्वेश्चन में यही बोला कि फाइंड लैम्डा इन आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग में लैम्डा बताओ व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू v वोल्ट्स। तो दिस इज इक्वल टू इंटू 10⁻10 भी करना पड़ेगा क्योंकि ये तो मीटर में आ रहा था। तो 10⁻10 करेंगे तो 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 10⁻10। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻10। तो ये क्या आ जाएगा, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होके 22.27 आ जाता है, 12.27। तो ये रूट v, ये जो लैम्डा है, लैम्डा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आता है 12.27 अपॉन रूट v, वेयर v इज वोल्टेज जिसके एक्सेलरेट किया है, और ये आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाएगी। मतलब ये पूरा सॉल्व कर लेंगे, इसको रूट v रहने दिया तो ये आ जाता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रूट v पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो 12.27, और ये लैम्डा केस में आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में। ठीक, तो रूट v इज दी वोल्टेज बाय विच इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड। ठीक है, तो ये इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 12.27 अपॉन रूट v, और ये आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है। ठीक, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे और हो जाएगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, एनर्जी ऑफ
ये जो दो पॉस्टुलेट्स है मेनली के, एक तो ये के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एमवी स्क्वायर बाय आर, और एमवी आर इक्वल टू NH2 पाई। इससे रेडियस और एनर्जी निकालेंगे इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे।